नमस्कार साथियों देश की जनता ही चश्मदीद है और जनता ही गवाह है। जिस दौर में भारत देश की राजनीति करवटें ले रही है, इस बदलती हुई राजनीति को समझते हुए आने वाले समय की आहट को अगर आज नहीं सुन पा रहे हैं तो आप इस बात को समझ जाइए कि 22 जनवरी 2024 के बाद देश की राजनीति में क्या वाकई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। भारत देश की राजनीति जो अब तक मुद्दों के आसरे चलती थी, वह पहली बार अपने पुरानी पारंपरिक पटरियों को छोड़ करके इस भारत देश की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से जुड़ जाएगी। इस भारत देश के भीतर में जो लोकतंत्र के आसरे न्यारे विपक्ष लगातार लगाता रहा और वह संस्थानों के जरिए या फिर इस देश के संवैधानिक स्वत्व परिस्थितियों को लगातार उखाड़ने की कोशिशें करता रहा, उन सभी का कोई असर इस भारत देश में लोगों के बीच बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर ऐसा हो ही नहीं रहा है, या फिर इसके बाद की परिस्थिति कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने अनुकूल कर चुकी होगी। विपक्ष के पास अपने राजनीतिक रास्तों को बदलने के अलावे कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। जो परिवर्तन हो रहे हैं, अगर 10 साल पहले इन बातों का अगर जिक्र हुआ होता तो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, वह भी भरोसा ही नहीं कर पाता। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर की राजनीति में समा जाएगी, जो कि इस देश की राजनीतिक गवर्नेंस के साथ जुड़ करके मिल करके इस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ही बीच मंच पे ला करके खड़ा कर देगी। हर कोई जरूर सोच रहे होंगे कि अयोध्या के भीतर 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत देश की राजनीति में क्या होगा, क्या व्यापक परिवर्तन आने वाला है। जाहिर तौर पर ये देश के पहला हिस्सा जो इस देश की राजनीति से जुड़ जाता है, वो राजनीति जिसे लोग जिता देते हैं तो वह अपने सत्ता के अनुकूल, अपने पार्टी के अनुकूल, अपने वोटरों के अनुकूल और उसी आसरे इस भारत देश को अपने अनुकूल करने के लिए तमाम मुद्दों को परिभाषित करता है और उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो क्या सच में भारत देश की राजनीति अब पूरे तरीके से बदल गई है और विपक्ष की इतनी हैसियत राजनीतिक तौर पर इस दौर में कुछ भी अब नहीं बचा है? तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या भारत देश में सच में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक के हथेली के ऊपर नाचती हुई दिखाई देगी और उसी के आसरे इस देश के मुद्दे तय होंगे? यानी ये कहे कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत देश के संसदीय लोकतंत्र के भीतर भी कहीं हर कोई देख तो नहीं रहे हैं। तो जरा आज इन सारी बातों को समझने की प्रयास करते हैं, क्योंकि भारत देश की राजनीति के भीतर हिंदू और हिंदुत्व और इसका ऐलान और इसका आह्वान और इसके लगते हुए नारे और हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा की परिस्थितियां आज से नहीं, आजादी के पहले से हिंदू महासभा यानी सावरकर के जरिए शुरू की गई थी। अगर इन सारी परिस्थितियों को आते आते आज के दौर में जब खड़े होकर के देखेंगे अयोध्या के भीतर राम मंदिर को लेकर के, तो कई सवाल आपके मन में उभरे, लेकिन पहला सवाल राजनीति के आसरे शुरुआत की है आज, तो इसका एक मकसद यह भी कि भारत देश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदल रहे बल्कि संघ और विश्व हिंदू परिषद या फिर संघ से जुड़े 40 संगठन जो उनसे जुड़े हुए अनुवांशिक संगठन, उनके तौर पे भी अब उनको बदले हुए दिखाई पड़ेंगे। इस पूरी बदलती हुई सियासत के भीतर इन बदलती हुई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की पहल से आपको बिल्कुल भी ये दिखाई देगा, जो सियासी तौर पर इतना सक्रिय होगा कि इसका एहसास अब हर किसी को शायद ना हो सके कि एक समय विश्व हिंदू परिषद अयोध्या के भीतर राम मंदिर का आंदोलन शुरू कर 1980 के दशक में पहली बार दिल्ली के प्रेस क्लब में जब विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई करने वाले अशोक सिंघल बैठे थे तो उनके पास एक लेटर हेड भी नहीं होता था। जिस समय वह अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जिस आंदोलन का जिक्र करना चाहते थे या फिर जिस मांग को रखना चाहते थे, वो कागज नहीं था वहां। उन्होंने अपने हाथ से लिखा विश्व हिंदू परिषद और उसके बाद अपनी बातों को लिखा और वहां से बात की शुरुआत हुई। और 1980 के दशक बीतते बीतते इस देश में कमंडल रथ यात्रा को देखा। उस दौर में भारतीय जनता पार्टी संकट में थी। राजनीतिक तौर पर यह तमाम परिस्थितियां बतलाती है कि मुद्दों के आसरे राजनीति को साधना
और मुद्दे के आश्रय मुद्दों को जीवित रख करके सत्ता को प्राप्त करना, ये परिस्थितियां भारत देश की राजनीति का अभिन्न अंग रहा, जिसकी अगुवाई किसी दूसरे नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन इसकी परिस्थिति अब बदल गई है। अयोध्या के भीतर राम मंदिर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद की सियासत, ये तीन दिशा इस देश में तय कर देगा। वो एक दिशा जो आरएसएस अभी तक आपको नजर आ रही है ना, वो अलग अलग मुद्दों के आश्रय इस देश के भीतर वह काम करती थी और उसके स्वयं सेवक और प्रचारक भारत देश के तमाम प्रांतों और पंचायत तक में वो घुमड़ते हुए दिखते थे। अब उनकी कार्यप्रणाली में भी व्यापक परिवर्तन आपको आने वाले समय में बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि कोई काम जो पूरा कर दे और जब उसकी सफलता का सेहरा जो है एक ऐसे चेहरे के साथ जाकर के जुड़ जाए, वह चेहरा उसी आरएसएस से निकला हुआ हो, तो उससे बड़ी आरएसएस कुछ हो नहीं सकती है। और इस दौर में नरेंद्र मोदी की पहचान तो यही हो गई है। आरएसएस को पीछे चलना है, भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता के तौर पर लगातार चाक चौबंद होना है और आरएसएस से जुड़े हुए संघ जिसमें विश्व हिंदू परिषद को भी जोड़ दीजिए, अब उसको आने वाले समय में भारत देश के करीब करीब 1.25 लाख मंदिरों को लेकर के एक नए तरीके की काम की शुरुआत करनी है, जो कि राजनीतिक मंत्र होगा, लेकिन भारत देश के सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को बदलने की दिशा में आगे ले जाएगा। बहुत व्यापक परिवर्तन यह पहले हिस्से में जाता है। अगला हिस्सा जो इस देश की भारत की राजनीति के भीतर खुले आम यह ऐलान आपको 22 जनवरी के बाद बिल्कुल नजर आ जाएगा, जिसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है कि इस भारत देश में कोई दूसरा राजनीतिक दल हिंदुओं की नहीं है। जी हां, यह बात कल्पना की परे है कि शिवसेना, जिसने अपनी राजनीतिक जमीन मराठा भूमि पर तैयार जरूर किया और महाराष्ट्र के भीतर के मुद्दों को उठाया जरूर, लेकिन जिन्होंने बनाया बाला साहब ठाकरे को 1980 के दशक या फिर 70 के दशक के आखिर में एक समय नागपुर बुलाया गया था, जब सरसंघचालक भाऊराव देवरस हुआ करते थे और वामपंथियों से 36 का आंकड़ा बाला साहब ठाकरे का था। ठाकरे के ऊपर हवाई अड्डे के ऊपर हमला भी हुआ, ठाकरे ने जवाब उस हमले का भी दे दिया और बाला साहब ठाकरे उसके बाद मुंबई पहुंच गए। शिवसेना की करीबी संघ के साथ बाखूबी रहे, लेकिन शिवसेना धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से दूर होती गई और आरएसएस ने कितना भी उसे चाहा, लेकिन शिवसेना की दूरी बढ़ती चली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को संभालने वाले और अगुवाई करने वाले जो नेता थे वो गुजरात से थे। गुजरात और महाराष्ट्र दो शिवसेना जो अपने आप को हिंदूवादी राजनीतिक दल के तौर पर पहचान बनाती थी, वह से भी दूरियां भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, क्योंकि किसी भी तरीके से हिंदुत्व के आश्रय इस वोट का बंटवारा, विचारधारा का बंटवारा अब उसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसने उस नस को पकड़ लिया जिस नस के आश्रय इस भारत देश की सियासत को साधा जा सकता है। और यही वह कारण है कि अयोध्या के भीतर राम मंदिर और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी के न्योता भी उद्धव ठाकरे को नहीं भेजा गया। उद्धव ठाकरे की पहचान बाला साहब ठाकरे के बेटे और हिंदू राजनीतिक पार्टी और उस जमीन के ऊपर राजनीति को सींचने की रही है। वह एक ही पल में पहली सियासत उसी दिशा में आगे बढ़ी। इस बात का जिक्र अपने हिसाब से उद्धव ठाकरे ने भी कर दिया, जरा देखिए। कोई न्योता आया नहीं है और दूसरी बात, वहां आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला सभी का है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है, रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त है उनके आस्था और श्रद्धा का स्थान है, उसके ऊपर आप आपकी सवाल सिर्फ उद्धव ठाकरे भर ही नहीं है, बनारस से दक्षिण के काशी की खोज भी इसी दौरान प्रधानमंत्री ने किया। राजनीतिक तौर पर एक बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में बिल्कुल आ चुकी है, दक्षिण भारत के भीतर अगर हिंदुत्व के आश्रय भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक जगह अगर नहीं तैयार किया, तो उसकी राजनीति जिस हिंदुत्व को इस देश के भीतर खोज रही है, ढूंढ रही है, वह तब तक मुद्दा बनी रहेगी जब तक उसकी अपनी
राजनीतिक जमीन सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इस देश के तमाम प्रांतों के भीतर नजर ना आ जाए। एक हिसाब से आप यह भी कह सकते हैं कि देश के बड़े अलग अलग राज्य है जिसके भीतर इस दौर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वहां सहयोगी मौजूद हैं। इस राजनीति को समझने से ठीक पहले दक्षिण की राजनीति को जरा समझे कि रामेश्वरम को लेकर के वह कौन सा भाव है जिस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर पनप रहा है, वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भी ऐसा लगने लगा अगर वह बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर रामेश्वरम से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। और फिर तमिलनाडु के भीतर जब सनातन को लेकर के शोर मचा तो ऐसे में इस देश के भीतर सनातनी समझ को हिंदुत्व के आश्रय ही सही लेकिन राजनीतिक तौर पर मुद्दों से हट करके उस सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उठाया जाए जिसके आश्रय दक्षिण और उत्तर की बीच पुल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। तो फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 2024 के भीतर जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे उसमें से एक दक्षिण भारत की भी सीट शामिल होगी। इस दिशा में प्रधानमंत्री के बढ़ते हुए कदम हो सकता है कि सिंघोर की आपको याद दिलाए जिसके जरिए संसद के भीतर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और एक नई पहचान भारत देश की राजनीति और उस लोकतंत्र की मंदिर के भीतर से निकाल करके जिसको मुद्दा तो विपक्ष ने बनाने की कोशिश जरूर की लेकिन राजनीतिक तौर पे सियासी तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने उसको सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों से जोड़ दिया, अतीत से जोड़ दिया। और यह हुआ सियासत का वह हिस्सा है जो अयोध्या के जरिए समूचे देश भर को कैसे एक साथ लाया जा सकता है। अब यह सवाल जो है धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत बड़ा होने लगा है। राजनीति की यह परिस्थिति कई सवालों को जन्म देती है जिसके भीतर एक सवाल इस दौरान ये भी है कि जिस हिंदी क्षेत्रों के भीतर राजनीतिक तौर पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के भीतर कर लिया उसने अभी भी बंगाल और बिहार छूटे हुए यानी एक तरफ दक्षिण एक तरफ नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के भीतर बिहार और बंगाल, दूसरी तीसरी दिशा में आगे पश्चिम में महाराष्ट्र, ये 3 राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे कब्जा करे इसके लिए सियासी मुद्दों से हट करके समाज को ही राजनीतिक तौर पर सियासी तौर पर अपने अनुकूल सक्रिय कर दिया जाए, इसका ऐलान और आह्वान 22 जनवरी के बाद से क्या शुरुआत हो जाएगी। यह भारत देश के भीतर की राजनीतिक तौर पर विपक्ष की राजनीति की या तो सबसे बड़ी हार हो जाएगी या फिर इस देश के भीतर के उस मन को जो ये लगातार राम को खोजता है और राम के आश्रय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व की परिभाषा को राजनीतिक तौर पर सियासी तौर पर इबारत के तौर पे लिखना शुरू कर दिया जिसको विपक्ष की राजनीति पकड़ नहीं पाई। ये दौर प्रार्थनाओं का दौर है, ये दौर जो है मंदिर का दौर है, ये दौर शायद उस भारत जोड़ो कल्पना की परिस्थितियों का भी दौर है जिसके आश्रय सभी एक साथ एकजुट होकर के कैसे एक साथ खड़े हो जाए, लेकिन विपक्ष के पास ये हुनर है नहीं। ये हुनर अपनी राजनीति को समझने के लिए इस दौरान भारत के यानी बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी इसका बराबर और बाखूबी अच्छे तरीके से प्रयोग भी करते हैं। इसीलिए आज जब अयोध्या के भीतर और 22 जनवरी का जिक्र कर रहे थे तो इस भारत देश के 140 करोड़ लोगों से ऐलान और आह्वान यह करने से बिल्कुल नहीं घबराए कि वह कैसे अपने घर और घर के मंदिर से उससे भी जुड़ जाएंगे अयोध्या के भीतर। प्रधानमंत्री का भाषण, उनका सामाजिक स्थितियां और इस देश के भीतर विकट है आर्थिक तौर पर, लेकिन सांस्कृतिक परिस्थितियां और वह भी धर्म के आश्रय उस राजनीति उस सियासत को परिभाषित करने की दिशा में जहां पर लोग ही इकट्ठा हो जाए, लोग ही जुड़ जाए, या फिर ये कहे कि विपक्ष जहां पर लोग के जरिए 2024 की परिस्थिति को देखना समझना चाहता है लेकिन अपने आप में वह उलझ करके रह जाता है। ऐसी परिस्थिति ठीक उलट यानी इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से हट करके जनता के आम जन लोगों के मन के मुद्दों को पटल के ऊपर ला करके धरातल पे ला करके उसके हिसाब से राजनीति साधने की यह एक हुनरमंद कोशिश है जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों ऐसे कर दिया, जरा आप भी देखिए। देश के लिए
नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। जाहिर तौर पे आपके मन में यह एक सवाल होगा कि क्या सच में 22 जनवरी के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति को भी अपने अनुकूल साधने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के जरिए आगे बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। सवाल इतना आसान नहीं है, लेकिन इतनी जटिलताओं के भीतर जब आप झांकेंगे तो एक एक तबके को कैसे साधना है इस दौर में, इसकी शुरुआत आदिवासियों को लेकर के और इस देश के भीतर फैले हुए आदिवासियों के बीच वनवासी कल्याण आश्रम नहीं जो 1950 के भीतर बना था, बल्कि 2006 में जो जनजाति सुरक्षा मंच बना और इसके ठीक आश्रय जो राजनीतिक प्रयोग करने की कोशिश है, अपने तौर पर धर्म जनजागरण समिति यानी धर्मांतरण को लेकर के घर वापसी का जो राजनीतिक तौर पर स्वयं सेवकों ने इस देश के भीतर पहल कदमी शुरुआत की, उसको जरा बहुत विस्तृत ढांचे को समझने का प्रयास करते हैं। इस दौर में जो संघ से निकला हुआ स्वयं सेवक है, वो अब तक की कार्रवाई उसकी मानसिक परिस्थिति के भीतर हिंदू राष्ट्र को लेकर की थी। उसके तमाम संगठन और उससे जुड़े हुए स्वयं सेवक के अपने तौर पर उसी दिशा में आगे बढ़ते थे। इस दौर में तो कहीं आपको हिंदू राष्ट्र की कुछ भी आवाज दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी देश राममय कैसे हो, देश के भीतर धर्म के आश्रय समाज और संस्कृति को कैसे सहेजा जा सके और राजनीतिक सियासी मुद्दों को उठाने की जगह समाज और सांस्कृतिक मुद्दों को ही राजनीतिक मुद्दा बना करके विपक्ष के सामने अगर खड़ा कर दिया जाए तो विपक्ष अपने राजनीतिक मुद्दों के आश्रय जो आगे बढ़ रहा है वह एक ही झटके में गायब हो जाएगा। क्या ऐसी पूरी महीन रफू करने की परिस्थिति में विपक्ष की राजनीति है? क्योंकि इस दौर में, इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, जिसका जिक्र कर रहे हैं जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश 10 राज्य है जहां पर बहुत पूरे तरीके से ये फैल चुका है। आदिवासियों के भीतर अब लगने वाले नारे वह कौन से ऐसे नारे हैं जो कि वहां के आदिवासियों को प्रभावित करते हैं और उनको उनकी जड़ों का एहसास करा करके वर्तमान दौर में एक नए राजनीतिक मुद्दों को ला करके खड़ा कर देते हैं। और विपक्ष की पूरी राजनीति इस दायरे में आकर के चूक क्यों जाती है? इस पूरे सियासत का या फिर इस राजनीतिक का जी नहीं। इन सारे परिस्थितियों को समझने का अगर प्रयास करें तो नारे लगते हैं, कुल देवी तुम जाग जाओ, धर्मांतरित तुम भाग जाओ। ये धर्मांतरित तुम भाग जाओ का मतलब शायद उस मिशनरी से है जिसका टकराव नॉर्थ ईस्ट के भीतर है। संघ के स्वयंसेवकों ने दो हाथ किए और उसी नॉर्थ ईस्ट के भीतर में अब मणिपुर से जब भारत न्याय यात्रा निकालने की स्थिति में राहुल गांधी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के भीतर मौजूद ईसाई हो या फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट के भीतर जो ईसाई हो, उनके भीतर यह आग लगातार धधक रही है कि किस तरीके से वहां पर उनकी धार्मिक इमारतों के भीतर आग लगाई जा रही है, जो भी टकराव हुए। लेकिन इन पूरी परिस्थितियों के भीतर जो नारे आदिवासियों के बीच लग रहे थे, उसमें दूसरा भी एक नारा है, जो भोलेनाथ का नहीं वो हमारी जाति का नहीं। जी हाँ, यानी आदिवासियों को बांधने की परिस्थिति के भीतर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके पूरे के पूरे उस हिंदी क्षेत्र के हैं जहां पर राजनीतिक तौर पर, जिसको हिंदुत्व की पट्टी के तौर पर देखने की स्थिति में इस दौरान, इस समय भारतीय जनता पार्टी आना चाहती है।
या फिर भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में आगे कदम बढ़ा चुकी है? फिर सवाल ये भारत देश की राजनीति के उस बदलाव का जिसके भीतर विपक्ष उन सारे मुद्दों को अभी भी नहीं समझ पा रहा है। इस भारत देश के भीतर प्रधानमंत्री ने अपने आप को किस रूप में इस देश की जनता के सामने रख दिया और इस देश की जनता के सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा एक राजनीतिक दल ही नहीं या फिर राजनेता ही नहीं जिसको अपनी राजनीतिक सरोकार जनता से हो और उन राजनीतिक करे सियासत करे तो सत्ता से हट करके पहले इस देश के उस राजनीतिक दिशा में ले जाने का प्रयास करे जहां पर आप अपने आप को उस उज्जवल परिस्थितियों के साथ देखिए जिसका जिक्र विपक्ष लगातार करता है कि देखिए हम कर्ज में डूब गए, आर्थिक परिस्थितियां कॉरपोरेट के हवाले हो गई, इस भारत देश के भीतर नफरत के बीज बो दी गए। किन बातों का जिक्र वो कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि लोगों के मन और लोगों के सरोकार जोड़ करके उस सियासत को करने की जरूरत है जहां पर उनकी अपनी जिंदगी जीने के तौर तरीके मूलभूत सुविधाओं के साथ राजनीति के साथ मिल जाए। और इसीलिए गौर कीजिए, इस देश के संसद से अगर 150 सांसदों को निलंबित किया गया तो भी आम लोगों के बीच कोई भी आवाज क्यों नहीं सुनाई दिया? या संसद के भीतर बैठे हुए सांसदों के सरोकार क्या लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं? बिल्कुल सही सुन लिया आपने, बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहा है। और शायद यही वो कारण है कि जनता के साथ जुड़ने की परिस्थिति चाहे इस दुनिया भर की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से हट करके भारत देश के भीतर एक नई राजनीतिक जमीन इस दौर में कैसे धीरे धीरे तैयार होती चली गई जिसको आरएसएस भी कर नहीं पाई। लगातार यह सवाल उठता और इस देश के भीतर की 370 भी हटा तो दिया, अयोध्या के भीतर राम मंदिर भी तो बना दिया गया, और जो सिविल कोर्ट की जरूरत है उन्हें भी आकर के दिख जाएगा क्या? तो फिर क्या आरएसएस की जरूरत अब खत्म हो गई? जी बिल्कुल नहीं। आरएसएस ही नहीं बल्कि वह तमाम संगठन जो अब तक जिन मुद्दों के आश्रय लड़ रहे थे या तो उनके मुद्दों को इस दौर में सरकार ने अपनी नीतियों के आश्रय, अपने पॉलिसी के आश्रय ही खत्म कर दिया या फिर उनकी उपयोगिता के तौर तरीकों को ही पलट दिया। इसीलिए नौकरशाही बदल गई, संपादकों की मंडली ही बदल गई, यहाँ तक कि जजेस के भीतर भी दिए जाने वाले फैसलों की रेखाएं भी अब आप समझिएगा तो उसके भीतर भी आप ये बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि आप कहेंगे अच्छा, जहां जहां सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार के अनुकूल फैसले नहीं दिए वहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही विधायक या फिर अध्यादेश ला करके पलट दी, यानी संसद के ठसक को दिखाया और संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट कमजोर पड़ गई संसद के सामने। ऐसा हुआ है बिल्कुल। नोटबंदी को लेकर के फैसला इस देश के भीतर कोई गलत फैसला नहीं था सरकार का या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 370 को लेकर के बिल्कुल नहीं ठीक थी सरकार की, कोई दिक्कत नहीं है, ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट का। दिल्ली तक सरकार को ताकत मिलनी चाहिए, कहा मिलनी चाहिए, बिल आ गया पलट दिया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसने इस देश में चुनाव कराने हुआ सरकार उसकी नियुक्ति करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके भीतर चीफ जस्टिस की मौजूदगी होनी चाहिए, उसको भी अध्यादेश ला करके पलट दिया गया। यह संदेश क्या जाता है? संदेश बहुत साफ है, बहुत क्लियर। राजनीतिक सियासत तौर तरीके अब इस देश के भीतर बदल रहे हैं और 22 जनवरी 2024 के बाद इस देश के सामने जो बहुत बड़े बड़े सरप्राइज जो आने वाले हैं लोगों के लिए, वो सबसे पहली बार इस देश की सियासत के मुद्दों को ही जो अब तक हर कोई देखते समझते या फिर चाहे विकास को लेकर के है, चाहे दुनिया भर के भीतर अपनी पहचान को खड़ा करने को लेकर है, चाहे इस देश के बेहतर एजुकेशन और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के है, वो सारी बातें एक ही झटके में पलटते हुए दिखाई दे देगी। आपके सामने दुनिया पे लिया गया कर्ज हो, वो कर्ज और ले लिया जाएगा, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां ही हमारे जड़ों के भीतर है। इसको बताने में सरकार कामयाब, और सरकार और स्वयंसेवक ये दोनों अगर लग जाए, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और सरकार गवर्नेंस और पॉलिसी के आश्रय जब इसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में देश के नौकरशाही को लगा दे और यह समझाने लगे कि सभी इंस्टीट्यूशन को उसी दिशा में आगे बढ़ना है, तो सवाल उन परिस्थितियों को आज नहीं जिक्र कीजिए जिसको नेहरू काल से इस देश में जिक्र होते चले आया कि कॉन्स्टिट्यूशनली चेक और बैलेंस होना चाहिए। लेकिन इस चेक एंड बैलेंस की बिगड़ती हुई सारी परिस्थिति को भी आज क्या समझाने के लिए विपक्ष की राजनीति ने अपने आप को सामने लाया या फिर नारे ही लगाए? सिर्फ नारे लगाए।
राजनीतिक तौर पर इस भारत देश के भीतर व्यापक परिवर्तन आरएसएस कर रहा है। व्यापक परिवर्तन इस देश के भीतर विपक्ष की राजनीति और उसके मुद्दों को हाशिए पे ढकेल दिया गया। व्यापक परिवर्तन इस देश के भीतर के कॉन्स्टिट्यूशनली चेक एंड बैलेंस को खत्म कर दिया गया। व्यापक परिवर्तन इस देश के भीतर मुद्दे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नहीं होते हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए, उनकी अपनी परंपराओं को ढोते हुए वर्तमान दौर में वही राजनीति है, इसको ला करके परोस दिया। और फिर जरा आप समझने की प्रयास कीजिए कि जिस हिंदू राष्ट्र को लेकर के आपके मन में सवाल होता था कि आप सेक्युलरिज्म का जिक्र कर रहे थे, इन सारी परिस्थितियों के भीतर अगर थे हिंदू राष्ट्र का कोई जिक्र होता ही नहीं है। इसके बावजूद भी आज जब पहली बार दिल्ली से उड़ान फ्लाइट भरी और अयोध्या के भीतर जब उतर रही थी, फिर उस समय हवाई जहाज के भीतर क्या हो रहा था, जरा देख लीजिए। जी सही देखा आपने, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। भारत देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहचान जो है और उसके साथ साथ आधुनिकता का एक बोध, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह इस देश की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन इसको बताने, दिखाने और समझाने के लिए राजनीतिक तौर पर अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में अगर देश के प्रधान सेवक है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे आगे बैठे हुए आपको 22 जनवरी को नजर आएंगे, तो उसके साथ साथ ये भी आप जान लीजिए कि दरअसल ये धारा जो है, ये नेपाल के तमाम नदियों से लाए गए जल, चाहे वो काली नदी हो, चाहे गंडकी नदी हो, चाहे बागमती हो, चाहे त्रिशूली हो, उन तमाम जगहों से लाया गया जल, उससे जलाभिषेक होगा। जो कि भोग में चावल होगा वो छत्तीसगढ़ से आ रहा है। और मंदिर के भीतर इस देश के तमाम प्रांतों की महक आपको अलग अलग तरीके से, वह लकड़ी के तौर पे हो, वह ध्वजा के तौर पे हो, या किसी भी नक्काशी के तौर पर हो, या फिर किसी भी अपने तौर पर पत्थर के ही तौर पर क्यों न दिखे, इस भारत देश की पहचान के साथ राजनीतिक के अनमोल वचन जो है, जो अब 22 जनवरी के बाद इस देश के भीतर 1.25 लाख मंदिरों के जरिए, स्वयं सेवकों की पहल के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सियासत के जरिए जो आपको दिखाई देगा, उसके भीतर आप उस राजनीति, उस सियासत को मत खोजिएगा जो विपक्ष राजनीति के भीतर चुक लेती है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि वह कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा वो नेता है, कौन सी समझ है जिसके भीतर भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान क्या होनी चाहिए, क्या हो रही है, इन दोनों के बीच खड़े होकर के शालीनता के साथ व्याख्या कर सके। खोज उसकी भी करेंगे, लेकिन 22 जनवरी के बाद स्थितियां बदलेगी, इंतजार कीजिए इसका भी। जय हिंद, जय भारत।